अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 26वीं किस्त का दूसरा हिस्सा। मारिया कुएं में बंद थी। रात के बाद दिन निकला तो ऊपर घास की छत में से सूरज की एक आध किरण अंधे कुएं में आ गई। अंधेरे में जरा सा उजाला हुआ। मारिया को सख्त प्यास लग रही थी। वो एक दिन और रात से वहां बंद थी। अर्जंग और स्वांग का मकसद यही था कि मारिया भूख और प्यास की शिद्दत से अपने आप हलाक हो जाएगी। मारिया का दिल घटने लगा। भूख तो उससे बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास की शिद्दत ने बुरा हाल कर दिया था। उसने कुएं की दीवारों को टिटोल टिटोल कर देखना शुरू कर दिया। कहीं कहीं पुख्ता ईंटों में पौधे उगे हुए थे। उसने पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ों की रतूबत से अपनी प्यास को किसी हद तक बुझाया। वो सोचने लगी कि या खुदा, इस कैदखाने से कब रिहाई मिलेगी। वो खुद तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस दुआ करने लगी। उधर अंबर और नाग सराय के मालिक को साथ लिए खानकाह की तरफ बराबर बढ़े चले आ रहे थे। तयशुदा चाल के मुताबिक दोपहर को अंबर ने रास्ते में एक जगह पड़ाव कर लिया। सराय के मालिक ने कहा, खानकाह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहीं चलकर आराम करेंगे। मगर अंबर ने कहा, मैं तो थक गया हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी भाई, चलो कुछ देर आराम ही कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद नाग अचानक चौंक कर बोला, भाई मुझे तो एक काम याद आ गया। मेरा तुम लोगों से पहले खानकाह पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने ये काम ना किया तो सरदार नाराज़ हो जाएगा। ये उसका हुक्म था कि इस काम को सबसे पहले करूं। सराय के मालिक ने पूछा, भाई वो कौन सा काम है, कुछ हमें भी तो बताओ। नाग ने कहा, यह रज़दारी का काम है। इसके बारे में सिवाय सरदार के और कोई नहीं जानता, और सरदार का हुक्म है कि किसी को बताया ना जाए। अंबर कहने लगा, अच्छा भाई, अगर सरदार का हुक्म है तो हम कौन हैं तुम्हें रोकने वाले। तुम बेशक पहले जाओ, हम खानकाह में तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। सराय का मालिक बोला, भाई जल्दी से वापस खानकाह पहुंच जाना। अर्जंग और स्वांग भी तुम्हारी राह देखेंगे। ऐसा ना हो तुम देर कर दो, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम कोई भी मशवरा नहीं कर सकते और ना ही किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। नाग ने हाथ मिलाकर कहा, भाई तुम जरा सा भी फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द खानकाह में तुम्हें आन मिलूंगा। तुम लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खुदा हाफिज। नाग बड़ी चालाकी से तयशुदा चाल के मुताबिक वहां से 9-2-11 हो गया। अब उसकी मंजिल वो खानकाह थी जहां अर्जंग रह रहा था। वो सरपट घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। खानकाह वाकई वहां से ज्यादा दूर थी। कुछ ही देर बाद नाग को दूर एक टीला दिखाई दिया, जिसके ऊपर खानकाह का गुंबद चमक रहा था। नाग समझ गया कि यही वो खानकाह है जहां अर्जंग और स्वांग पुजारी रहता है। उसने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी। अभी शाम के साए फैलने ही लगे थे कि नाग खानकाह के दरवाजे पर पहुंच गया। वो नहीं चाहता था कि अर्जंग उसे देखकर चौकन्ना हो जाए। वो खानकाह की पिछली तरफ आ गया। यहाँ उसने चट्टानों के दरमियान एक जगह अपना घोड़ा छोड़ दिया। खुद खानकाह की अकबी दीवार के पास आकर आगे चलने लगा। अब एक दरवाजा आ गया। नाग दरवाजे की डेवड़ी में दाखिल हो गया। अचानक किसी ने पीछे से जोर से आवाज दी, कौन हो तुम? ठहर जाओ वरना तीर चला दूंगा। नाग ने सोचा कि कहीं ये अर्जंग ही ना हो। अगर उसने उसे देख लिया तो उसी जगह भांडा फूट जाएगा। चुनाचे वो बिजली जैसी तेजी के साथ दाएं जानिब को घूम गया। उसे कुछ मालूम नहीं था कि उधर एक कोठरी का दरवाजा खुला पड़ा था। नाग तेजी से कोठरी के अंदर घुस गया और उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही पहरेदार ने बाहर से दरवाजे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी नस्लें भी इसे ना बुला सकेंगी। नाग को पहरेदार की बक बक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इस दौरान में जौन बदलकर सांप बन गया था। पहरेदार के साथ दूसरे पुजारी भी आन मिले थे। उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। जब दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो हैरान रह गए, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था। वो सब पहरेदारों की तरफ देखकर बोले, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खबरदार जो फिर कभी इस तरह का शोर मचाया। पहरेदार ने कहा, मैं देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से एक नौजवान को कोठरी में घुसते हुए देखा है, और उसका दरवाजा बंद करते हुए भी। दूसरे पुजारियों ने कहा, तो फिर वो कहाँ गुम हो गया? पहरेदार ने कहा, ये मैं क्या जानूं, शायद वो यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। मगर भला नाग उनके हाथ कैसे आ सकता था? वो तो स्याह काले सांप की शक्ल में एक मर्दबान के अंदर छुपा हुआ था। थक हार कर पुजारी पहरेदार को बुरा भला कहते कोठरी से वापस चले गए। कमरे में नाग अकेला रह गया कि सारी खानकाह में बड़ी एहतियात के साथ घूम फिर कर ये मालूम करने कि अर्जंग किस जगह पर है। फिर जब अर्जंग मिल जाए तो उसे फौरन डसकर मार डाले। नाग ने बाहर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। कोठरी से बाहर शाम का अंधेरा फैल रहा था। वो दीवारों के साथ साथ रेंगता हुआ खानकाह के बड़े कमरे यानी इबादतगाह की तरफ आ गया। इबादतगाह में लोग पूजा कर रहे थे। सांप यहाँ भी बड़ी एहतियात से दीवार के साथ साथ लगकर चल रहा था। जरा खतरा महसूस होता तो फौरन एक तरफ को दुबक जाता। खतरे का एहसास दूर होता तो फिर रेंगना शुरू कर देता।
कभी मौका मिलता तो सर उठाकर लोगों को भी देख लेता कि कहीं अर्जंग तो नहीं बैठा है। अर्जंग बड़ी इबादतगाह में नहीं था। सांप वहां से बाहर आ गया। उसने घूम फिर कर सारे कमरे देख लिए। अब सिर्फ पुजारियों की कोठलियां रह गई थी। उसने कोठलियों के भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अचानक उसने देखा कि अर्जंग एक कोठली में से बाहर निकलकर खानकाह की ड्योढ़ी की तरफ चल पड़ा। सांप होशियार हो गया। अर्जंग उससे दूर था, फिर भी वो दीवार पर चढ़कर तेजी से खानकाह के बाहर खड़े घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ रवाना हो गया। अब तो नाग के लिए भी एक रास्ता रह गया था कि वो भी अर्जंग के घोड़े पर सवार होकर पीछा करे। वो उसी वक्त फनकार मारकर इंसान के रूप में आया। चट्टानों के पीछे से उसने अपना घोड़ा पकड़ा और उस पर सवार होकर जिधर अर्जंग को देख लिया था, शाम के अंधेरे में वो जंगल में जा रहा था। नाग ने भी पीछा जारी रखा। अर्जंग एक जगह पहुंचकर घोड़े से उतर पड़ा। नाग भी घोड़े से उतर आया। उसने घोड़े को एक दरख्त से बांधा और चुपके से अर्जंग की तरफ बढ़ने लगा। अर्जंग दरअसल उस जगह आ गया था जहां कुएं के अंदर मारिया जिंदा दफन की जा रही थी। कुएं में मारिया का बुरा हाल था। प्यास की शिद्दत से उसकी जुबान पर कांटे पड़ गए थे। भूख ने उसे निढाल कर रखा था। वो नीहूम बेहोशी के आलम में कुएं के अंदर सूखी घास के ढेर पर पड़ी थी। अर्जंग ये मालूम करने आया था कि वो अंदर मारिया मरी है या जिंदा है। वो उसे देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसने सोच रखा था कि वो मारिया को आवाज़ नहीं देगा, बल्कि पत्थर रगड़कर शोला पैदा करेगा और उसे कुएं में फेंक कर आग लगा देगा। नाग उसी वक्त फुनकार मारकर सांप की जोन में आ गया। वो अर्जंग के अकब में एक दरख्त की ओट में आकर बैठ गया और देखने लगा कि अर्जंग क्या करता है। अर्जंग ने कुएं के ऊपर पड़ी हुई छत एक तरफ हटाई और अंदर झांक कर देखने लगा। नाग बड़ा हैरान हुआ कि ये अंदर क्या झांक रहा है। इतने में अर्जंग ने एक आवाज़ दी, ए गैबी चुड़ैल, क्या तू जिंदा है? अर्जंग ने एक ये सवाल बार बार दोहराया। कुएं में से कोई आवाज़ ना आई। अर्जंग ने कहका लगाकर कहा, गैबी चुड़ैल, आखिर तू मेरे काबू में आ गई। तूने गायब रहकर हम लोगों को बेहद तंग किया, मगर अब तू मेरे इंतकाम से नहीं बच सकेगी। मैं इस कुएं में आग लगा रहा हूँ तो इस दोज़ख में ही जलकर राख हो जाएगी। नाग का माथा ठनका कि कुएं के अंदर कहीं मारिया ना हो, क्योंकि निशानियां सारी मारिया की मिल रही थी। हो सकता है अर्जंग ने मक्कारी से काम लेकर उसे कुएं में गिरा दिया हो और अब उसे जलाकर भस्म करने की तैयारियां कर रहा है। नाग ने फैसला कर लिया कि आग लगाने से पहले पहले अर्जंग को डस देना बहुत ज़रूरी है। अर्जंग दो पत्थरों को रगड़ रगड़ कर आग जलाने की कोशिश कर ही रहा था कि सांप उसके पीछे आ गया। सांप ने अपना फन फैलाकर जोर से फुनकार मारी। अर्जंग ने खौफजदा होकर पीछे देखा। अपनी आंखों के सामने एक स्याह काले सांप को फन फैलाए बार बार जुबान निकालते और झूमते देखकर उसकी तो जान ही निकल गई। उसका सांस खुश्क हो गया। अर्जंग ने जमीन पर से दरख्त की कटी हुई शाख उठाकर सांप की गर्दन पर मारने की कोशिश ही की थी कि सांप ने लपक कर उसकी गर्दन पर डस दिया। अर्जंग के मुंह से एक चीख निकल गई। उसका हाथ दरख्त की शाख पकड़े ही रह गया। उसका जिस्म गर्म होकर फटने लगा। खून इसके नाक और कान और मुंह से बहना शुरू हो गया और वह गिर पड़ा। सांप फौरन अपनी असली इंसानी रूप में आ गया। अर्जंग ने गौर से नाग को देखा और देखते ही रह गया। तुम हो? नाग ने कहा, हाँ मैं हूँ नाग, तुम्हारा दुश्मन, तुम जैसे जालिम कातलों का दुश्मन। बताओ इस कुएं में कौन है? और अर्जंग के मुंह से आखिरी अल्फाज निकले, नहीं बताऊंगा, नहीं। और अर्जंग की गर्दन ढलक गई और वो मर गया। नाग ने उसे वहीं छोड़ा और कुएं के अंदर मुँह करके आवाज़ दी, मारिया बहन, मैं नाग बोल रहा हूँ, अगर तुम कुएं के अंदर हो तो आवाज़ दो, मैंने अर्जंग को हलाक कर दिया है। कुएं के अंदर से एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, नाग भाई, नाग भाई। नाग तो बेचैन हो गया। कुएं के अंदर सचमुच मारिया ही थी और अगर वो ज़रा देर कर देता तो अर्जंग आग लगाकर उसे भस्म कर चुका था। नाग ने कुएं में मुंह डालकर दोबारा कहा, मारिया बहन घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। नाग भागकर अपने घोड़े के पास गया। एक मजबूत सा रस्सा हमेशा घोड़े पर मौजूद रहता था। वो रस्सा लेकर कुएं के पास आ गया। एक दरख्त के साथ उसने रस्सा बांधा, पानी की छागल साथ ली और रस्सा कुएं के अंदर फेंक कर नीचे उतर गया। मारिया बहन तुम कहाँ हो? मारिया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं यहाँ हूँ नाग भाई। टिटोल टिटोल कर नाग मारिया के पास पहुँच गया। उसने छागल से पानी मारिया को पिलाया। पानी पीकर उसे कुछ होश आया तो उसने कहा, नाग भाई खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए, अगर आज की रात कोई ना आता तो सुबह तक मैं मर गई होती। नाग ने कहा, मैं अभी तुम्हें बाहर निकाले देता हूँ मारिया बहन। मारिया ने कहा, अंबर भाई कहाँ है? तुम खामोशी से आराम करो, वो भी यहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। नाग ने मारिया को अच्छी तरह रस्से के साथ बांध दिया। फिर पहले खुद ऊपर आया, फिर बड़ी मुश्किल से रस्से को घोड़े के साथ बांधकर उसे आगे चलाया। घोड़े के जोर लगाने से रस्सा मारिया को लेकर कुएं से बाहर आ गया। मारिया नीम बेहोश थी। नाग ने मारिया को पानी पिलाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर कहीं जाकर उसे पूरी तरह होश आया। नाग को मारिया ने पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह अर्जंग और पुजारी स्वांग ने उसे धोखा देकर जंगल में अपने पीछे लगा लिया था और फिर बड़ी मक्कारी से उसे अंधे कुएं में गिरा दिया। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया, वरना उन लोगों ने तुम्हें मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मारिया ने अंबर के बारे में पूछा। नाग ने बताया, अंबर और सराय का मालिक पीछे पीछे आ रहे हैं। हमने एक बड़ी खतरनाक चाल चली। मैंने और अंबर ने सराय के मालिक पर यह जाहिर किया कि हम भी हुन मंगोल हैं और उनके साथ हैं। हमें भी कबीले के सरदार ने वली एस शहजादे के कत्ल में उनकी मदद के लिए भेजा है। मारिया ने कहा, मगर खानकाह में तो अर्जंग भी मौजूद है, वो अभी अभी यहाँ था, वो कहाँ चला गया?
नाग ने मारिया को अर्जन की लाश दिखाकर कहा, ये देखो इसकी लाश, मैंने इसे खत्म कर दिया है। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। स्वांग पुजारी हमें नहीं पहचानता, वो हमारी बातों पर भरोसा करेगा जिस तरह सराय के मालिक ने किया है। बस अब हम जिस तरह चाहें उन्हें काम पर लगाएंगे और शाही महल ले जाकर गिरफ्तार करवा देंगे। मारिया ने कहा, यह तुम लोगों ने बड़ी अच्छी चाल चली है, चलो अब खानका चलते हैं, मुझे सख्त भूख लगी है। नाग ने कहा, इस वक्त मेरे पास खुश्क मछली मौजूद है, तुम थोड़ी सी वो खा लो ताकि तुम्हें कुछ हौसला हो। नाग ने मारिया को घोड़े के साथ लटके हुए झोले में से खुश्क बुनी मछली के कुछ टुकड़े दिए और फिर उसे साथ लेकर वो उस खानकाह की तरफ चल पड़ा। इस दौरान में अंबर और सराय का मालिक खानकाह पहुंच गए। वो एक कमरे में आराम कर रहे थे। बड़े पुजारी स्वांग को इतला कर दी गई कि सरदार की तरफ से भेजे गए जासूस उससे मिलने आए हैं। नाग ने मारिया को लेकर खानकाह पहुंच गया। उसने मारिया को अपने पीछे पीछे आने को कहा और खुद उस कमरे में आ गया जहां अंबर और सराय का मालिक मौजूद था। अंबर ने नाग को देखते ही कहा, क्या काम कर लिया नाग भाई? उसका इशारा इस तरफ था कि क्या नाग ने अर्जन का काम तमाम कर दिया है। सराय का मालिक उस इशारे को न समझ सका मगर नाग समझ गया। उसने कहा, अंबर भाई आपकी दुआ से काम अच्छी तरह हो गया है। अंबर बहुत खुश हुआ कि अर्जन का कांटा रास्ते से निकल गया। अब नाग किसी न किसी तरह सराय के मालिक की मौजूदगी में अंबर को बताना चाहता था कि मारिया भी मिल गई और उसके साथ ही है। मारिया अंदर कमरे में आकर इफ्तार खड़ी थी और अपने भाई अंबर को बड़े शौक से देख रही थी, जिस तरह के मुद्दत बाद बिछड़ी हुई बहन अपने भाई को देखती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उससे रहा ना गया, वो चुपके से आगे बढ़ी और अंबर के कान के करीब मुंह लाकर बोली, तुम पर सलामती हो मेरे भाई, मैं मारिया हूँ। अंबर के कान में मारिया की आवाज़ पड़ी तो वो बेहद खुश हुआ। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। वो सराय के मालिक के सामने तो उससे बात नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ इतना किया कि नाग की तरफ मुंह करके बोला, नाग भाई तुमसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। सराय का मालिक ने हैरानी से पूछा, मगर तुम तो अभी अभी जुदा हुए थे, तुम्हें जुदा हुए ज़्यादा देर नहीं, फिर ये खुशी का इजहार कैसा? अंबर ने जल्दी से कहा, भाई तुम्हें नहीं मालूम, हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम जब थोड़ी देर अलग रहकर मिलते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है कि हम बयान नहीं कर सकते। सराय के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। नाग बोला, अंबर भाई मुझे खुद तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई। अगर हम इस खानकाह में ना आते तो फिर खुदा जाने कब मुलाकात होती। सराय के मालिक ने परेशान सा होकर कहा, भाइयों तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर तुम आपस में मिलने पर इतनी खुशी का इजहार क्यों कर रहे हो, जबकि तुम अभी कुछ देर पहले एक दूसरे के साथ सफ़र कर रहे थे। अंबर हंसते हुए बोला, भाई तुम हमारी आपस की मोहब्बत को नहीं समझ सकते, इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि स्वांग पुजारी कब आ रहा है। सराय का मालिक कहने लगा, मैंने आदमी तुम्हारे सामने भिजवा दिया है, बस आने वाला है। अंबर ने कहा, भाई मेरा तो ख्याल है कि तुम खुद उसे जाकर लाओ, हमने तो बड़ी ज़रूरी बातें करनी हैं और सरदार ने कहा था कि हरगिज़ वक्त ज़ाया न किया जाए। नाग ने जानबूझकर अंबर की तायद करते हुए कहा, मेरा भी यही ख्याल है भाई कि तुम खुद जाकर स्वांग को ले आओ, क्योंकि हो सकता है वो देर कर दे। सराय के मालिक का उठने का कोई इरादा नहीं था मगर उसे मजबूरन उठना ही पड़ा। जब वो उठकर खड़ा हो गया तो बोला, भाइयों अगर मजबूर करते हो तो मैं खुद जाकर पुजारी स्वांग को ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर सराय का मालिक कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही अंबर ने हाथ हिलाकर मारिया के सर पर हाथ फेरा और कहा, प्यारी बहन तुम्हारी तलाश में हम जाने कहाँ मारे मारे फिरे, आखिर हम चीन के शाही दरबार में आ गए। यहाँ भी तुम्हारी तलाश जारी रखी। जहाँ कहीं भी हमें तुम्हारी इत्तला मिलती कि लोगों ने तुम्हें देखा है या महसूस किया है तो हम फ़ौरन उस जगह पहुँच जाते। खुदा का शुक्र है कि तुम हमें मिल गई। अंबर ने नाग की जुबानी जब ये सुना कि अर्जंग ने मारिया को एक अंधे कुएं में फेंक दिया था और पुजारी स्वांग भी इस साजिश में बराबर का शरीक था तो उसे बेहद दुख हुआ। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ नाग कि तुमने अर्जंग का काम तमाम करके उससे अगले पिछले सारे बदले ले लिए। अब हम इस पुजारी स्वांग को भी अपनी बहन मारिया के किए गए जुल्म का मजरा ज़रूर चखाएंगे। नाग ने कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अभी पुजारी स्वांग को डस कर अर्जंग के पास जहन्नम में पहुँचाए देता हूँ। अंबर ने कहा, नहीं भाई अभी इसकी ज़रूरत नहीं, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी इन लोगों के साथ शामिल होकर हमने इनसे बड़ा काम लेना है। मारिया ने कहा, मुझे खुशी है कि नाग भाई ने मासूम वली शहजादे की जान ऐन वक्त पर बचा ली, वरना कमाला और अर्जंग ने तो उस पर सांप छोड़ दिया था। नाग बोला, छोड़ दिया था क्या, बल्कि सांप ने तो उसको डस भी लिया था। वो तो शहजादे की खुशकिस्मती कि हमें वक्त पर इतला मिल गई, नहीं तो शहजादे की जान नहीं बच सकती थी। अभी वो बातें कर रहे थे कि दरवाजे के बाहर आदमियों के कदमों की चाप सुनाई दी। अंबर ने कहा, वो आ रहे हैं मारिया बहन, अब तुम हमारे साथ साथ रहना, अलग होकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मारिया ने कहा, अर्जंग ने मेरे बारे में पुजारी स्वांग को बता दिया था कि एक गैबी चुड़ैल उसके पीछे लगी हुई है, इसलिए पुजारी स्वांग से खबरदार होकर रहने की ज़रूरत है। हाँ, तुम उससे होशियार रहना और दूर रहने की कोशिश करना। कोठली का दरवाज़ा खुला और सराय का मालिक पुजारी स्वांग को लेकर अंदर दाखिल हो गया। सराय के मालिक ने आगे बढ़कर पुजारी स्वांग से अंबर और नाग का तारुफ कराया। ये अंबर और नाग हैं। सरदार ने मंगोलिया से इन्हें हमारी मदद के लिए ख़ास तौर पर भेजा है। मेरा ख्याल है स्वांग तुमको इनसे मिलकर खुशी होगी, क्योंकि उनके आने से हमारा काम आसान हो जाएगा और बोझ भी हल्का हो जाएगा। मक्कार पुजारी स्वांग ने बड़ी तेज़ नज़रों से अंबर और नाग को सर से पांव तक देखा।
अंबर और नाग ने पुजारी की निगाहों की अयारी भांप ली, मगर वो बिल्कुल घबराए नहीं, इसलिए कि वो इससे पहले कई मक्कार लोगों को भुगता चुके थे। पुजारी ने अंबर से कहा, क्या तुम मंगोलिया के रहने वाले हो अंबर? जी हाँ, मैं वहीं पैदा हुआ, मेरा ताल्लुक शान कबीला से है। इतना कुछ अंबर ने पहले से मालूम कर लिया था। फिर उसमें एक खास कुव्वत थी कि वो हर जुबान भी समझ लेता और बोल लेता था। उसने मंगोली जुबान में पुजारी से बातें शुरू कर दी, मगर पुजारी को ये जुबान बहुत थोड़ी आती थी। उसने घबरा कर कहा, बस मैं ये जुबान ज़बानी से नहीं बोल सकता। अच्छा ये बताओ कि सरदार ने तुम्हें क्या क्या हिदायत दी हैं? अंबर बोला, सरदार ने हमें सबसे बड़ी हिदायत ये दी है कि खानकाह में जाकर तुमसे और अर्जंग से मुलाकात की जाए, अर्जंग को वापस भिजवा दिया जाए और तुम लोग वली अहद शहजादे को कत्ल करने में स्वांग की मदद करो। सराय के मालिक ने कहा, और मेरी भी तो मदद करो। अंबर बोला, हाँ, तुम्हारी भी मदद करने के लिए सरदार ने कहा था। पुजारी स्वांग कहने लगा, लेकिन मेरे ख्याल में तुम इतना बड़ा काम ना कर सकोगे, इसलिए ये काम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। अंबर और नाग मेरी मदद करेंगे, तुम चाहो तो वापस अपनी सराय में जा सकते हो। असल में सराय का मालिक भी यही चाहता था, मगर ऊपर से उसने कहा, मगर मैं इस मुहिम में शरीक होकर अपने मुल्क की और अपने अवाम कबीले की खिदमत करना चाहता हूँ। पुजारी स्वांग ने कहा, वो तुम फिर किसी वक्त कर लेना, अभी तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, क्योंकि इतने ज्यादा आदमी इस काम पर निकले हैं तो पकड़े जाने का डर है। बस हम तीनों ही काफी हैं। सराय के मालिक ने कहा, तो फिर इजाजत दो, लेकिन मैं जरा अर्जंग से तो मिल लूं, बड़ी देर के बाद इससे मुलाकात हो रही है। कहाँ है अर्जंग? पुजारी स्वांग कहने लगा, आओ उसके कमरे में चलते हैं, ये साथ वाले कमरे में ही रहता है। पुजारी स्वांग अंबर और नाग को लेकर अर्जंग की कोठली में आ गए। मारिया दिल ही दिल में बड़ी हंस रही थी कि अर्जंग की लाश तो कुएं के पास जंगल में पड़ी है। नाग भी दिल में खुश हो रहा था। कमरे को खाली देखकर पुजारी स्वांग कुछ परेशान होकर बोला, वो कभी इस वक्त रात को घर से बाहर नहीं निकलता। नाग ने कहा, हो सकता है खानकाह के अंदर इबादत कर रहा हो। नहीं, वहां से मैं आ रहा हूँ, खानकाह में वो कहीं नहीं। अंबर ने कहा, तो फिर कहाँ जा सकता है? पुजारी बोला, मेरा ख्याल है कहीं वो जंगल में न चला गया हो। जंगल में? वो किस लिए? पुजारी ने कहा, बात दरअसल यह है कि अर्जंग के पीछे एक गैबी चुड़ैल लग गई थी, जो हमारी मंगोल कौम की दुश्मन और चीन के लोगों की दोस्त है। उसे जादू के जोर से गायब कर दिया गया है। वो खुद तो सबको देख लेती है, लेकिन खुद किसी को नजर नहीं आती। हमने उसे मार डालने का एक मंसूबा तैयार किया। जंगल में जाकर एक अंधे कुएं पर घास की छत डाली और बहाने से उस गैबी चुड़ैल को अपने पीछे लगाकर उस अंधे कुएं में फेंक आए। अब तक तो गैबी चुड़ैल कुएं के अंदर दम तोड़ चुकी होगी। नाग ने कहा, तो तुम्हारा ख्याल है कि अर्जंग वहां गया होगा? पुजारी बोला, हो सकता है। नाग ने कहा, तो फिर वहां चलकर देख लेते हैं, कहीं अर्जंग किसी मुसीबत में फंस गया हो। पुजारी स्वांग का ख्याल अर्जंग के पीछे जंगल में जाने का ना था, मगर जब नाग ने यह बताया कि हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गया हो, तो उसने कहा, हाँ चलो जंगल में उस अंधे कुएं पर चलते हैं, कहीं अर्जंग वहां पर न गया हो। वो सारे कमरे से बाहर निकल गए। मारिया वहीं ठहरी रही। वो पुजारी की बातें सुन सुनकर दिल में बहुत हंस रही थी कि जिस औरत को वो अपनी तरफ से अंधे कुएं फेंक कर मार आए थे, वो उनके पास बैठी हुई है। मारिया ने वहीं बावर्ची खाने में जाकर थोड़ा बहुत खाना खाया और तख्त पर लेट गई। पुजारी स्वांग सराय के मालिक अंबर और नाग को लेकर मशल की रोशनी में जंगल में से होकर उस मकाम पर आ गया जहां अंधा कुआं था, जिसमें वो मारिया को फेंक गए थे। सबसे पहले जब पुजारी ने यह देखा कि अंधे कुएं के ऊपर से छत गायब है, तो वो अंगुष्ठ बदनदां होकर रह गया। अरे, इस कुएं के ऊपर से शाहों की छत किसने उतार दी? हम तो यहाँ घास फूस की छत डालकर रखे थे। उसने मशल की रोशनी में झुककर नीचे कुएं में देखा। रोशनी में सारा कुआं खाली दिखाई दिया। पुजारी बोला, हो सकता है गैबी चुड़ैल नीचे मरी पड़ी हो, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आ सकती। मगर सवाल यह है कि कुएं के ऊपर से छत किसने उठाकर परे फेंक दी, और अर्जंग कहाँ है? नाग को मालूम था कि उसकी लाश कहाँ पड़ी है। उसने जानबूझकर एक तरफ जाकर झूठ मूठ चौंक कर कहा, अरे ये किसकी लाश है? पुजारी स्वांग, सराय का मालिक और अंबर भाग कर उधर गए। पुजारी ने अर्जंग की लाश फौरन पहचान ली। अरे ये तो अर्जंग की लाश है, इसे किसने कत्ल किया? नाग ने लाश पर झुककर कहा, अर्जंग को कत्ल नहीं किया गया, इसे किसी सांप ने काटा है। देखो, इसका सारा जिस्म नीला पड़ गया, ये सांप के जहर का असर है। पुजारी को अर्जंग की मौत का बड़ा दुख हुआ। सराय का मालिक बोला, इस जंगल में जहरीले सांप बहुत होते हैं। बेचारा गैबी चुड़ैल को देखने आया होगा कि सांप ने डस लिया। अब क्या हो सकता है? हमें उसकी रूह की बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। अंबर बोला, हम इसकी लाश को जमीन के अंदर दफन कर दें, नहीं तो यहाँ चीने और कौवे तो क्या, सुर्ख चिमटियाँ ही इसके सारे जिस्म को खाकर हजम कर जाएंगी। उन्होंने मिलकर एक गड्ढा खोदा और उसमें अर्जंग की लाश को दफन कर दिया। अर्जंग की लाश दफन करने के बाद वापस खानकाह में आ गए। अंबर और नाग का ख्याल था कि मारिया भी गायब हालत में उनके साथ साथ चल रही होगी। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो पुजारी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंबर और सराय का मालिक चारपाई पर बैठ गए। पुजारी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गया। नाग को भी मारिया दिखाई नहीं दे रही थी। वो तख्तपोश पर लेटी लेटी सो गई थी। नाग ने तख्तपोश खाली देखा तो उस पर बैठ गया। बैठते ही हड़बड़ा कर उठ बैठा। खुदा का शुक्र है कि मारिया के मुंह से चीख नहीं निकल गई। फिर भी उसने एक आसी भरी जिसको पुजारी ने सुन लिया। वो नाग के हड़बड़ा कर उठने से भी शक में पड़ गया।
जल्दी से बोला, ये अभी अभी किसी लड़की ने आ भरी थी। नाग, तुम हड़बड़ाकर तख्त पोश से क्यों उठे हो? क्या तुमने अपने नीचे किसी इंसान को महसूस किया? मारिया ये सुनकर जल्दी से उठकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। नाग ने कहा, नहीं तो मैंने तो अपने नीचे किसी इंसान को महसूस नहीं किया। मकार पुजारी ने कहा, तो फिर एकदम हड़बड़ाकर तुम उठे क्यों थे? नाग ने अक्लमंदी से काम लेते हुए कहा, मुझे तख्त पोश पर कांटा सा चुभा था। पुजारी स्वांग ने कहा, मुझे शक है कि वो गैबी चुड़ैल कुएं में से निकलकर आज़ाद हो गई है, वरना ये कैसे हो सकता है कि कुएं की छत गायब होती, और फिर मैंने कुएं पर रस्से का निशान भी देखा था। नाग ने कहा, मगर वो गैबी चुड़ैल कुएं से बाहर कैसे आ सकती थी? अंबर बोला, अर्जंग उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। सराय का मालिक कहने लगा, जो कुछ भी हुआ हमें यही समझना चाहिए कि वो गैबी चुड़ैल कुएं से बाहर आ चुकी है और हमारा पीछा कर रही है। हमें हर एक पल उससे खबरदार रहना होगा। सराय का मालिक डरते हुए कहने लगा, क्या मालूम कि वो इस वक्त भी इस कमरे के अंदर मौजूद हो? अंबर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? नहीं भाई, तुम गैबी चुड़ैल को नहीं जानते। पुजारी बोला, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी उससे टक्कर हुई थी। वो अगर कुएं से बाहर है तो फिर हर जगह पहुँच सकती है। हमें इस कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। अंबर, नाग और मारिया घबरा गए, क्योंकि नाग ने इशारों से अंबर को बता दिया था कि मारिया इस कमरे में मौजूद है। मारिया दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। सराय के मालिक और पुजारी ने उठकर कमरे में मारिया को तलाश करना शुरू कर दिया। वो दोनों बाजू खोलकर इधर उधर हाथ मार रहा था कि अगर वहाँ हुई तो ज़रूर हाथ उससे टकरा जाएंगे। अंबर और नाग भी मारिया को तलाश कर रहे थे, मगर उन्होंने हाथ फैलाकर मारिया को अपनी हिफाजत में ले लिया था। जिधर जिधर अंबर और नाग बाजू फैलाते, मारिया उनके पीछे पीछे जाती। आखिर अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है गैबी चुड़ैल इस कमरे में नहीं है। नाग बोला, मेरा भी यही ख्याल है। सराय का मालिक कहने लगा, अगर वो होती तो अब तक ज़रूर किसी न किसी से टकरा जाती। वो यहाँ नहीं, वो ज़रूर अंधे कुएं में हलाक हो गई है। पुजारी सर को झुकाकर बोला, हो सकता है तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि वो यहाँ मौजूद है। अगर कमरे के अंदर नहीं तो कमरे से बाहर किसी जगह खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है कि हम बाहर निकलें और वो हमारा पीछा शुरू कर दे और मौका मिलते ही हम पर हमला कर दे। मारिया को पुजारी पर सख्त गुस्सा आया कि कमबख्त को कैसा शक पड़ गया है। नाग और अंबर ने भी सोचा कि ऐसा गधा है कि एक बात का पीछा ही नहीं छोड़ता। बहरहाल उन्हें इस बात की खुशी हो गई कि मारिया बच गई। अब पुजारी ने कहा, हमें अपनी खुफिया कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। ज़रूर ज़रूर, सराय के मालिक ने कहा। पुजारी बोला, सबसे पहली बात तो यह तय है कि सराय के मालिक को सुबह ही वापस सराय में चले जाना चाहिए, ताकि वहाँ जाकर अपना काम करता रहे और हमारा बोझ हल्का हो। ज़्यादा आदमी अक्सर मुसीबत का बायस बन जाते हैं। क्यों अंबर, तुम्हारा क्या ख्याल है? अंबर ने कहा, मुनासिब ख्याल है। ये वापस ही चला जाए तो अच्छा है। हम अकेले वलीअहद को ख़त्म कर सकते हैं और फिर हमें शाही महल के चप्पे चप्पे का हाल मालूम है। सराय का मालिक खुश हुआ कि उसकी जान छूटी। वो इस कदर ख़तरनाक काम पर नहीं जाना चाहता था जहाँ उसकी जान को कदम कदम पर ख़तरा था। उसने कहा, जैसे आपका हुक्म मैं वैसे ही करूँगा। मैं सुबह ही वापस अपनी सराय में चला जाऊँगा और वहाँ रहकर काम करूँगा। पुजारी बोला, ठीक है, तुम चले जाना। अब अंबर, तुम ये बताओ कि शाही महल का हदूद अरबा क्या है? अंबर ने कहा, शहनशाह चीन का शाही महल बहुत बड़ा है। वो एक बहुत खूबसूरत झील के किनारे आबाद है। पुजारी ने कहा, उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जिस वलीअहद शहजादे को हमने कत्ल करना है वो कहाँ पर होता है? अंबर कहने लगा, वलीअहद शहजादे अपनी वालदा और मलका चीन के साथ मलका के महल में रहता है। मलका का कमरा शाही महल के मगरबी जानिब है। वहाँ दिन रात सिपाहियों का सख्त पहरा होता है। पुजारी बोला, कोई ऐसी जगह है जहाँ से हम शाही महल के अंदर दाखिल हो सकें? यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता है। ये रास्ता महल की मशरकी जानिब एक दीवार में है। इस दीवार में एक पुराना दरवाज़ा है जो हमेशा बंद रहता है। उस दरवाजे में सुराख करके हम रात के वक्त महल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। पुजारी ने कहा, फिर इसके बाद हम वलीअहद शहजादे तक किस तरह पहुंच सकते हैं? इसलिए हमें महल के सैन में होकर बाएं जानिब एक बारादरी पर चढ़ना होगा। उस बारादरी से एक रास्ता नीचे महल के एक कमरे में जाता है। रास्ते में अगर पहरेदारों को हम कत्ल करते चले जाएं तो वो बरामदों और कमरों में से गुजरकर हम मलका चीन के सोने के कमरे में पहुंच जाएंगे। वलीअहद शहजादा भी उसी ख्वाबगाह में हमें मिलेगा। पहले शहजादा अलग एक कमरे में अपनी खादमा की निगरानी में होता था, लेकिन जब से शहजादे पर कातलाना हमला किया गया है, मलका उसे हमेशा अपने साथ ही रखती है और साथ ही सुलाती है। पुजारी बोला, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें शहजादे के साथ साथ मलका को भी हलाक करना होगा, क्योंकि जाहिर है जब हम शहजादे के गले पर खंजर चलाएंगे तो वो शोर मचाएगा और शोर की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी उठ पड़ेगी और फिर हमारी गिरफ्तारी यकीनी हो जाएगी। अंबर ने नाग से पूछा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो नाग? नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें बेहोश कर देने वाली दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बेहोश कर देने वाली से हम बड़ी आसानी के साथ मलका की जान पर हाथ डाले बगैर वलीअहद को उठाकर ले जाएंगे या उसे वहाँ हिलाक कर देंगे। ये ख्याल मुझे पसंद आया है। पुजारी स्वांग बीच में बोल पड़ा, बेहोश कर देने वाली दवा मेरे पास मौजूद है। उस दवाई की मदद से मलका, कनीज़ों और शहजादे को बेहोश कर देंगे और फिर उसे उठाकर ले जाएंगे। रास्ते में ख़तरा महसूस हुआ तो उसे वहीं ख़त्म कर देंगे। सराय का मालिक बोला, बेहतरीन चाल है। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कल ये काम कर डालना चाहिए। नाग बोला, ठीक है, हम सुबह सुबह दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो जाते हैं।
वहाँ चलकर बेस बदलकर घोड़ों वगैरह की तिजारत करेंगे और किसी वक्त रात के अंधेरे में शाही महल पर हमला कर देंगे। चलो ठीक है, ये बात तय हो गई। अब मैं चलकर कल के सफ़र के लिए बंदोबस्त करता हूँ। सुबह तुम सब लोग तैयार रहना। सराय का मालिक अपने घर की तरफ रवाना होगा और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस खुफिया इजलास के बाद सराय का मालिक तो नाग के साथ उसी कमरे में रात बसर करने के लिए रह गया और पुजारी स्वांग अगली सुबह का वादा करके वापस अपने कमरे में चला गया। अंबर और नाग अकेले नहीं थे, वो आपस में खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे। मारिया भी उसी कमरे में मौजूद थी। सराय के मालिक की वजह से वो भी बात नहीं कर सकती थी। सराय का मालिक सोने का नाम ही नहीं लेता था, बातें ही बातें किए जा रहा था। एक बात खत्म होती थी तो दूसरी शुरू कर देता था। असल में वो वापस अपने घर जाने पर खुश था। फिर उसने गैबी चुड़ैल की बातें शुरू कर दी और कहने लगा कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं तो कभी किसी से नहीं डरता। अगर कोई गैबी चुड़ैल है तो बेशक मेरे सामने आए, एक ऐसा झांपड़ दूंगा कि गलाबाजियाँ खाती नजर आएगी। मारिया उसकी बातों पर सख्त पेचोताब खा रही थी, मगर मजबूर थी। सराय के मालिक को उसकी बातों का जिंदा सबूत नहीं दे सकती थी। आखिर नाग ने कहा, अगर यहाँ गैबी चुड़ैल आ गई तो तुम लंगोटी बांध कर यहाँ से भागते नजर आओगे। गैबी चुड़ैल में इतनी जुर्रत है कि मेरे सामने आए। मारिया गुस्सा खाकर कड़वा घूंट पीकर रह गई। उसने सोचा वो सराय के मालिक को रास्ते में जाकर पकड़ेगी और उसकी तौहीन वाली बातों का उससे जरूर जवाब देगी। थोड़ी देर बाद सराय का मालिक सो गया और जोरदार खराटे लेने लगा। नाग ने मारिया को आहिस्ता से आवाज दी, मारिया क्या तुम यहाँ पर हो? मारिया ने सरगोशी में कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ। मुंह अंधेरे पुजारी स्वांग ने आकर सबको जगा दिया। वो चीन के दारुल हुकूमत की तरफ सफर की तैयारियां करने लगे। अंबर और नाग को मालूम था कि मारिया किस जगह पर सो रही है। उन्होंने स्वांग और सराय के मालिक को उस तरफ जाने ही न दिया। मारिया एक तरफ सबसे अलग होकर कोने में मटकों के पीछे कंबल ओढ़े सो रही थी। शोर सुनकर वो भी उठ बैठी। नाग किसी बहाने मटकों के पास आया और उसने सरगोशी में मारिया के कान में कहा, तैयारी पकड़ लो मारिया बहन। मारिया उठकर उसी जगह छुपी बैठी रही और दरवाज़ा खोलने का इंतजार करती रही। पुजारी स्वांग ने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। खानका के बाहर घोड़े तैयार थे। एक फालतू घोड़ा भी था जिस पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। उसने सोने के बहुत से सिक्के भी रख लिए ताकि रास्ते में काम आ सकें। सराय का मालिक बुरा मुंह बनाकर बुड़बुड़ करता हुआ उठा। उसे नींद प्यारी थी, मगर पुजारी स्वांग ने उसकी पीठ पर लात मारकर कहा, उठते हो या उठाकर बाहर फेंक दूं? उठता हूँ भाई स्वांग, नाराज क्यों होते हो? सराय का मालिक भी उठकर तैयार हो गया। वो वापस सराय में जाने के लिए तैयार हुआ और बाकी लोग चीन के शाही महल की तरफ जाने को तैयार हो रहे थे। अभी सुबह का उजाला पूरी तरह से नहीं फैला था कि ये काफिला खानका से रवाना हो गया। एक मंजिल तय करने के बाद उन्होंने सराय के मालिक को दूसरी सड़क पर रवाना कर दिया। ये सड़क सराय के मालिक के गांव की तरफ जाती थी। स्वांग ने उससे कहा, तुम अकेले डरोगे तो नहीं? सराय के मालिक ने सीना ठोंक कर कहा, मैं कोई बच्चा हूं जो डर जाऊंगा? पुजारी ने उसे छेड़ते हुए कहा, मियाँ गैबी चुड़ैल कुएं से बाहर निकल चुकी है, हो सकता है वो रास्ते में तुम पर हमला कर दे। सराय के मालिक ने गर्दन अकड़ाकर कहा, अजी कहीं देखी हैं गैबी चुड़ैलें, बाप की कसम अगर वो मुझे रास्ते में मिल गई तो एक ही तो मुक्का मारकर उसका कचूमर निकाल दूंगा। सब कहका लगाकर हंस पड़े और सराय का मालिक अकेला रवाना हो गया। उसका गांव खानका से 2 पड़ाव के फासले पर था। ठीक उसी वक्त जब सराय का मालिक अलहदा सड़क पर अकेला चला, मारिया ने नाग से कान में कहा, नाग भाई मैं जरा सराय के मालिक की खबर लेकर तुम लोगों के साथ अभी आकर मिल जाती हूँ, फिक्र मत करना। नाग मुस्कुरा दिया और मारिया सराय के मालिक के पीछे चल पड़ी। वो घोड़े को सर पर दौड़ाए चला जा रहा था। सड़क कच्ची और पथरीली थी। उसका घोड़ा खूब दौड़ रहा था। मारिया ने भी कुछ फासले पर उसके पीछे घोड़ा लगा रखा था। वो जल्द सराय के मालिक से 2-2 हाथ करना चाहती थी। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो उसके पीछे घोड़ा दौड़ाती चली जाती। आखिर उसे वापस भी जाना था। मारिया एक टीले के ऊपर से होकर सराय के मालिक के आगे जाकर सड़क किनारे खड़ी हो गई और उसका इंतजार करने लगी। जब उसने दूर से सराय के मालिक को घोड़े पर आते देखा तो वो सड़क के ऐन दरमियान में आकर खड़ी हो गई। सराय के मालिक का घोड़ा करीब आया तो मारिया ने अपने घोड़े की बागें जोर से खींचकर उसे रोक लिया। उसका घोड़ा जोर से हुनहुनाया। सराय के मालिक का घोड़ा दूसरे घोड़े की हुनहुनाहट सुनकर बिदक गया और सराय के मालिक को नीचे गिराकर खुद एक दरख्त के नीचे जाकर रुक गया। सराय का मालिक भी परेशान हो गया क्योंकि एक और घोड़े की हुनहुनाहट उसने सुनी थी, मगर घोड़ा नजर नहीं आ रहा था। उसे अचानक गैबी चुड़ैल का ख्याल आया। वो डर कर अपने घोड़े की तरफ भागा, मगर मारिया ने कमंद हाथ में लेकर जोर से उस पर फेंकी। सराय का मालिक उस कमंद में फंस कर गिर पड़ा। मारिया ने गरज कर कहा, मैं गैबी चुड़ैल हूँ और तुझसे बदला लेने आई हूँ। बोल, अब मुझसे 2 हाथ करने की जरूरत करेगा? सराय के मालिक का रंग उड़ गया और उसकी टांगें कांपने लगीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कर दो गैबी चुड़ैल, मुझसे सख्त गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब कभी तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज़ भी जुबान से नहीं निकालूंगा। मारिया ने गरज कर गुस्से से कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा सारा खून भी पी जाऊंगी। सराय का मालिक सजदे में गिर पड़ा। देवताओं के लिए मेरी खता बख्श दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। और सराय का मालिक सजदे में गिर पड़ा। मारिया ने कहका लगाकर रस्सी को जोर से खींचकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बदज़बानी की सज़ा ज़रूर दूंगी। चलो उस दरख्त के पास, चलो।
सराय का मालिक सहम कर दरख्त के साथ लगकर खड़ा हो गया। मारिया ने उसके गिर्द रस्सा लपेटकर उसे कसकर बांध दिया और कहा, जब तक कोई राहगीर आकर तुम्हारी मदद नहीं करता तुम इसी जगह सड़ते रहोगे। देवताओं से दुआ करो कि कोई मुसाफिर जल्दी इधर से गुजरे, क्योंकि वही तुम्हें इससे निजात दिलाएगा। मैं जा रही हूँ। मारिया ने कहका लगाया और घोड़े पर सवार होकर वापस मुड़ गई। उस अरसे में पुजारी स्वांग के साथ नाग और अंबर सफर करते हुए काफी आगे निकल गए थे। मारिया ने भी उनके पीछे घोड़ा डाल दिया और बड़ी तेजी से सफर करने लगी। धूप खूब निकल आई थी, मौसम खूब गर्म हो गया था। दोपहर के वक्त मुसाफिरों ने रास्ते में एक चश्मे के किनारे पड़ाव डाल लिया। यहाँ उन्होंने खाना निकाल कर खाया। खाना खाकर वो चलने की तैयारी कर रहे थे कि मारिया भी वहां पहुंच गई। वो जानबूझकर उनके पीछे पीछे रहना चाहती थी, लेकिन जरा आगे आकर उसने अंबर के कान में कह दिया कि मैं आ गई हूँ। अंबर ने चुपके से नाग को इतला कर दी कि मारिया वापस आ गई है। यह छोटा सा काफिला फिर आगे रवाना हो गया। खानका से चीन के दारुल हुकूमत तक का सफर बड़ा लंबा था। रास्ते में उन्होंने कई पहाड़ और दरिया जंगल अबूर करने थे। पुजारी स्वांग रास्ते के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसका अंदाजा था कि वो कैथे में पहुंच जाएंगे। रास्ते में पुजारी स्वांग ने एक मकाम पर अपने गोरीला जासूस से भी मुलाकात करनी थी, जो उनके लिए चीन में काम कर रहा था। अंबर और नाग को यह डर था कि कहीं वो गोरीला पहचान न ले और उनका राज फाश न हो जाए। उन्हें अपनी जिंदगियों के बारे में कोई फिक्र न थी। अंदेशा था कि फिर शहजादा वलीअहद की जिंदगी खतरे में रहेगी। अंबर ने बातों ही बातों में पुजारी स्वांग से पूछा, भाई वो गोरीला कौन है और उसका नाम क्या है? पुजारी ने कहा, उसका नाम खाकान है और वो एक अरसे से हमारे लिए यहाँ जासूसी कर रहा है। खाकान का नाम सुनते ही अंबर को कुछ तशवीश हुई, क्योंकि इसी नाम के गोरीले से उनका हीरों की चोरी के सिलसिले में शाही महल में वास्ता पड़ चुका था। अगर ये वही खाकान था तो उसे मालूम था कि अंबर और नाग शहनशाह चीन और मलका चीन के आदमी हैं, हुन कौम के गोरीले नहीं हैं। अंबर ने नाग से भी रास्ते में खाकान नाम के गोरीले के बारे में जिक्र किया। उसने भी यही कहा कि वो शख्स जरूर उन्हें जानता होगा। बहरहाल इसका फैसला सफर के दरमियान खाकान के गांव जाकर ही हो सकता था कि वो शख्स कौन है और अंबर और नाग को जानता भी है या नहीं। सफर जारी रहा, मंजिलों पर मंजिलें गुजरती गईं। रात उन्होंने एक जंगल में बसर की। सुबह को वो फिर सफर पर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक जगह खाना खाया, घोड़ों को दाना दुनका खिलाकर पानी पिलाया, खुद भी आराम किया और घोड़ों को भी खुला छोड़ दिया। शाम को सफर पर रवाना हो गए। आधी रात तक सफर तय करते रहे। आधी रात गुजर जाने के बाद वो एक जगह मैदान में सो गए। अंबर उस दौरान में चोरी चोरी मारिया को खाना देता रहा। रात को वो सोते रहे। सुबह फिर आगे रवाना हो गए। इस तरह सफर करते करते उन्हें 3 दिन गुजर गए। अब खाकान का गांव करीब आ रहा था। स्वांग ने एक पहाड़ की ढलान पर से उतरते हुए अंबर को दूर से नीचे वादी में एक मकान दिखाया, जिसकी छत पर गंदम के गट्ठे पड़े सूख रहे थे। वो देखो, मकान खाकान का है, जो हमारा बेहतरीन जासूस है और बड़ी देर से हमारे लिए यहाँ काम कर रहा है। सरदार को इस पर बड़ा भरोसा है। क्या तुम उसे नहीं जानते? उसे तो हमारे कबीले के सभी लोग जानते हैं। अंबर ने झूठ मूठ कह दिया, अरे हाँ, मकान देखकर याद आया, इसका नाम तो मैंने कई बार सरदार की जुबान से सुना है। वो भी कहा करता है कि खाकान बरोंदा की वादी में रहता है और बड़ा वफादार जासूस है। पुजारी स्वांग ने मुस्कुराकर कहा, जब भी मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि तुम उसे न जानते हो। उसके नाम से तो हुन कौम परस्तों का बच्चा बच्चा वाकिफ है। क्यों नाग, तुम भी उसे जानते हो ना? नाग ने फौरन जवाब दिया, भाई स्वांग, खाकान को भला कौन नहीं जानता? भाई स्वांग, खाकान को भला कौन नहीं जानता? वो तो हमारा बड़ा वफादार इंसान है। हमारी मंगोल कौम को उस पर फख्र है। हम तो उसकी वफादारी और मोहब्बत के हमेशा गुन गाते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपके साथ सफर करते हुए खाकान की ज़ियारत नसीब हो रही है। अंबर ने नाग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, नाग बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम खाकान से मुलाकात करने वाले हैं, वरना ऐसे बहादुर गोरीलों का दीदार भला कब किसी को मिलता है। पुजारी स्वांग ने खुश होकर कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम भी खाकान से उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं करता हूँ। खाकान बेशक हमारी कौम का कीमती बेटा है। उसने कई बार अपनी जान हथेली पर रखकर मंगोल कबीले के अवाम के लिए काम किया है। नाग ने झूठ कहा, भला ऐसे लायक बेटे को कौन सी कौम भुला सकती है? पुजारी स्वांग ने कहा, शायद तुम्हें मालूम ना हो, खाकान पहला मंगोल गोरीला है जिसने अपनी कौम और वतन के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान किया है। हम उस पर जिस कदर फख्र करें कम है। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि पुजारी जिस खाकान की तारीफ कर रहा है, अगर ये वही खाकान निकला जिसे वो जानते हैं और जो उनको जानता है, तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। खाकान से मुलाकात होकर ही रहनी थी। पुजारी स्वांग खाकान की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रहा था। बस अब कुछ देर में हम खाकान के मकान में पहुंचने वाले हैं। वो यहाँ अकेला रहता है। उसने किसान का भेस बना रखा है, जिसकी अपनी थोड़ी सी ज़मीन है और जो अपनी ज़मीन की आमदनी पर बड़ी कनात से गुजारा कर रहा है। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं कि वो चीनी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुजारी स्वांग कहका मारकर हंस पड़ा। अंबर और नाग को उसका कहका बहुत बुरा लगा। पुजारी कहने लगा, दोपहर का खाना हम खाकान के घर पर ही खाएंगे। नाग ने पूछा, उसे हमारी इतला तो नहीं है? स्वांग ने कहा, इतला कैसे देते भाई, तुम्हें तो मालूम है कि हमें जल्दी में खानकाह से कूच करना पड़ा है। मगर कोई बात नहीं, हम बगैर इतला दिए भी खाकान के यहाँ पहुँच सकते हैं और जासूस गोरीले तो इतला दिए बगैर ही पहुँचा करते हैं।
अंबर और नाग बड़े घबराए कि अब क्या होगा। अगर सचमुच वही खाकान निकला जो उन्हें जानता है तो फिर वो क्या करें। उनका राज तो फौरन फाश हो जाएगा। खाकान उन्हें देखते ही पुजारी स्वांग को कह देगा कि ये दुश्मन के आदमी हैं, इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लो। मामला सारे का सारा चौपट हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी था कि खाकान के घर पहुंचने से पहले पहले वो मारिया से मशवरा करें। मारिया के लिए ज़रूरी था कि वो सफ़र करते करते रुक जाएं। चुनाचे उसका हल अंबर ने ढूंढ निकाला। उसने अचानक एक चीख मारी और घोड़े पर से नीचे गिर पड़ा। पुजारी स्वांग ने एकदम अपना घोड़ा रोक लिया और अंबर को उठाकर उसका सर सहलाने लगा। खैरियत तो है अंबर भाई, क्या हो गया था? अंबर ने आंखें खोलकर कहा, मुझे कोई औरत नजर आई जिसके लंबे लंबे दांत हैं और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही हैं। मैं डर गया था। पुजारी स्वांग ने कहा, जरूर वही गैबी चुड़ैल तुम्हें नजर आई होगी। कमबख्त हमारा बराबर पीछा कर रही है। खैर कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। अंबर ने कहा, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। इसका एक ही इलाज है कि किसी तरह जंगल में से चंदन बूटी तलाश करके लाई जाए। उस बूटी को अगर मैं पानी के साथ खाऊं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पुजारी स्वांग ने कहा, वो बूटी कहाँ मिलेगी? उसकी शक्लो सूरत कैसी है? मुझे बताओ, मैं अभी उसे जंगल से तोड़ कर ले आता हूँ। अंबर ने यूं ही झूठ मूठ से बूटी की शक्ल बताई। पुजारी स्वांग करीब के जंगल में बूटी तलाश करने चला गया। अंबर और नाग ने मारिया को अपने पास बुलाया और सारी बात खोलकर बयान कर देने के बाद उससे मशवरा लिया। मारिया ने कहा, जरूर ये वही खाकान है और हम वहाँ जाकर एक ज़बरदस्त मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर हम खाकान और पुजारी को हलाक भी कर दें तो हमारा मकसद हल नहीं होगा। इस मुल्क में सैकड़ों मंगोल गोरीले काम कर रहे हैं। मंगोल किसी दूसरे गोरीले के सुपुर्द ये काम कर देगा कि वो वलीअहद को कत्ल कर दे। हमें कभी पता नहीं चल सकेगा कि वो गोरीला कौन है। नाग बोला, फिर क्या करना चाहिए? कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटने पाए। मारिया ने कहा, यही हो सकता है कि मैं पहले जाकर पता कर लेती हूँ कि खाकान कौन है। मगर मुसीबत यह है कि मैं खाकान की शक्ल से वाकिफ़ नहीं। उसे सिर्फ तुम ही दोनों जानते हो। इस तरह मेरा वहाँ जाना बेमय है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दूर से उन्हें पुजारी स्वांग आता दिखाई दिया। अंबर ने कहा, मारिया से अब जो होगा देखा जाएगा। स्वांग आ रहा है, तुम पीछे चली जाओ। अब स्वांग उनके पास आ गया। उसने बताया कि जंगल में चंदन बूटी कहीं भी नहीं। अंबर ने कहा कि उसकी सर दर्द ठीक हो गई है, अब चंदन बूटी की ज़रूरत नहीं रही। वो उठकर घोड़े पर सवार हो गया और यह काफिला खाकान के घर की तरफ चलने लगा। खाकान का घर बिल्कुल करीब आ गया था। दोपहर के वक्त ये लोग खाकान के घर पहुंच गए। स्वांग पुजारी आगे आगे था, अंबर और नाग पीछे पीछे थे। उनके पहलू में मारिया चली आ रही थी। अंबर और नाग परेशान थे कि अगर खाकान ने उन्हें पहचान लिया तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। खाकान का मकान एक मामूली देहाती किसान का मकान था। कच्ची दीवारों के ऊपर घास की छत पड़ी थी। बाहर आंगन में एक भैंस बंदी चारा खा रही थी। स्वांग ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक नौजवान देहाती ने दरवाज़ा खोला। आपको किससे मिलना है? स्वांग ने कहा, ये खाकान कहाँ है? हम मुझसे मिलने आए हैं। नौजवान बोला, वो अभी अभी साथ वाले गाँव में सब्जी तरकारी लेने गया है। आपको ज़रूरी काम है तो इंतज़ार करें, मैं उसे जाकर बुला लाता हूँ। स्वांग ने बेंच पर बैठते हुए कहा, हमें कुछ खाने को दे दो। तुम खाकान को जाकर हमारी खबर कर दो, बल्कि उसे साथ लेकर आओ। कहना खानका का बड़ा पुजारी और उसके दोस्त मिलने आए हैं। नौजवान देहाती ने कहा, अभी खाना हाजिर करता हूँ। कोठली में जाकर वो एक तश्त में रोटियां, साग, चटनी और दूध ले आया। ये रूखी सूखी हाजिर है, इसे तनावल फरमाए। मैं अभी जाकर खाकान को खबर करता हूँ, बल्कि उसे साथ ही लेकर आता हूँ। नौजवान चला गया। अंबर, नाग और पुजारी स्वांग खाना खाने लगे। अंबर और नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि खाकान घर पर नहीं। नाग ने मारिया के लिए चोरी चोरी रोटी और साग बचाकर अलग रख लिया। खाने से पारे होकर वो चश्मे पर पानी पीने और मुंह हाथ धोने के बहाने गया। मारिया करीब ही भूखी बैठी हुई थी। नाग ने आहिस्ता से मारिया को आवाज़ दी। मारिया ने कहा, मैं यहाँ हूँ नाग भाई, इस टीले पत्थर के पास। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाया हूँ मारिया बहन। मारिया बोली, ठीक है, यहाँ रख दो, भूख से मेरा दम निकला जा रहा है। क्या खाकान घर पर नहीं है? नाग ने कहा, नहीं, मगर एक नौजवान उसे साथ वाले गाँव से बुलाने के लिए चला गया है। समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। खाकान हमें आते ही पहचान ले और हम एक और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। स्वांग के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी और हमारा सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। मारिया ने खाना खाते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं खाना खाकर उस देहाती नौजवान के पीछे जाती हूँ और रास्ते में ही खाकान का काम तमाम कर देती हूँ। नाग ने कहा, अगर उसे मारे बगैर काम निकल सके तो ज़्यादा बेहतर है। वो कौन सा तरीका हो सकता है? नाग ने कहा, यही तो सोचने की बात है। मारिया ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है, खाकान जिस गाँव में गया है उस रास्ते में एक पहाड़ी नदी पर रस्से का पुल बना है। अगर किसी तरह से मैं जाकर वो पुल गिरा दूं तो फिर खाकान इस तरह हमें ना मिल सकेगा, क्योंकि नदी काफ़ी चौड़ी है और पानी का बहाव बहुत तेज़ है। नाग ने कहा, यह तरकीब तुमने बहुत अच्छी बताई है मारिया, बस इसी पर अमल करो। खाकान से बचने का यही एक तरीका है। अभी तुम जाकर तलवार से रस्सी का पुल काट डालो। मारिया खाना खाकर उठी और घोड़े पर सवार होकर नदी के पुल की तरफ दौड़ पड़ी। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। दोनों गांव के दरमियान एक तेज रफ्तार पहाड़ी नदी थी, जिसके ऊपर जाल की तरह छोटा सा रस्सियों का पुल जिसके ऊपर एक नौजवान जाल की तरह के छोटियों से रस्सियों के पुल के ऊपर चला जा रहा था। यह वही नौजवान था जो खाकान को बुलाने के लिए जा रहा था। मारिया उसके करीब से निकलकर बहुत आगे निकल गई। वो पुल की तरफ चला जा रहा था। घोड़े से उतरकर उसने तलवार निकाली और दरख्त के साथ बंधा हुआ पुल का रस्सा काटने लगी। रस्सा काफ़ी मजबूत था, लेकिन उसकी तलवार भी बहुत तेज थी। उसने जल्दी जल्दी रस्सा काटना शुरू कर दिया।
दूसरी तरफ देहाती नौजवान भी जल्दी जल्दी रास्ता तय करता हुआ पुल की तरफ बढ़ रहा था। मारिया को वो नौजवान कुछ फासले पर अपनी तरफ आता साफ दिखाई दे रहा था। मारिया ने तलवार के पे दर पे 2-3 हाथ रस्से पर मारे और रस्सा कट गया। रस्से के कटते ही रस्सियों का पुल नदी में गिर गया। मारिया घोड़े पर सवार होकर परे हटकर खड़ी हो गई। नौजवान देहाती करीब आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि किसी ने पुल काट कर गिरा दिया है। वो ताज्जुब से इधर उधर देखने लगा कि ये काम इस इलाके में पहले कभी ना हुआ था। लेकिन अब वो नदी के दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। नदी अबूर भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि पानी इस कदर तेज था कि अगर उसमें उतर जाता तो पानी का रेला उसे तिनके की तरह अपने साथ बहा कर ले जाता। वो कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या किया जाए। फिर नाउमीद होकर मुड़ा और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। वहां मकान पर अंबर, नाग और स्वांग खाकान का इंतजार कर रहे थे। नाग ने चुपके से मौका पाकर मारिया की सारी स्कीम उन्हें समझा दी। देहाती नौजवान ने जब आकर बताया किसी ने रस्सों का पुल काट दिया है और खाकान के पास गांव में नहीं जा सका तो वो हैरान रह गए। अंबर ने पूछा, ये पुल किसने काट दिया? क्या पहले यहाँ कभी ऐसा वाकया हुआ है? देहाती नौजवान ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये सारी जिंदगी में पहली बार हुआ कि पुल तोड़ दिया गया। पुल तो सालों से इसी तरह चला आ रहा है। स्वांग ने कहा, यह काम किसका हो सकता है? नौजवान देहाती ने कहा, यहाँ हमारे मुल्क में हमारे दुश्मन मंगोल कौम के गोरीले आजकल बड़ी सरगर्मियां दिखा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि काम उन्हीं दुश्मनों के गोरीलों का है। स्वांग ने सोचा कि हो सकता है उनके गिरिले ही ये काम कर गए हों, मगर जो कुछ हुआ था वो अब खाकान से नहीं मिल सकते थे। दूसरी तरफ अंबर और नाग उसे कह रहे थे कि हमें आगे चलना चाहिए और खाकान को मिलने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। स्वांग ने कहा, खाकान का मिलना बहुत ज़रूरी है। उससे शहजादी के कत्ल के बारे में बहुत कुछ मशवरा लेना है, मगर अब क्या हो सकता है? पुल टूट चुका है। ज़ाहिर है सिवाय आगे चलने के और हम क्या कर सकते हैं, मगर सवाल है कि हम इस नदी को कैसे पार करें। नाग ने कहा, हम नदी के साथ साथ भी सफ़र करेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है एक मकाम पर हमें इस नदी को अबूर करना होगा। देहाती नौजवान ने कहा, यहाँ से अगर आप 2 दिन की मुसाफत पर नदी के साथ साथ चलते जाएं तो एक जगह पर लकड़ी का पुल मिलता है। स्वांग ने अंदेशे का इजहार किया, क्या मालूम गोरीलों ने इस पुल को भी तबाह कर दिया हो। अंबर ने झट से कहा, यह तो हमें वहीं चलकर मालूम हो सकता है। अगर पुल तोड़ भी दिया गया होगा तो हम वहां जाकर बंदोबस्त कर लेंगे। स्वांग ने कहा, ठीक है, फिर चलो यहाँ से आगे निकलें। अब हम एक जगह पर रुकना तो नहीं, हम एक अहम काम पर निकले हुए हैं। स्वांग ने देहाती नौजवान से खिताब करते हुए कहा, दोस्त, पुल तैयार हो जाने के बाद खाकान यहाँ आए तो उसे कहना कि उसके खानका के दोस्त आए थे और आगे चीन के दारुल हुकूमत की तरफ चले गए। उसे कहना कि हम वापसी पर उसे ज़रूर मिलेंगे और एक खुशखबरी सुनाएंगे। देहाती नौजवान ने झुककर कहा, बहुत अच्छा जनाब, मैं उनके आते ही आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। खुदा हाफिज। अंबर, नाग और स्वांग उस गांव से भी निकल गए। मारिया उनके पीछे पीछे आ रही थी। अंबर और नाग ने खुदा का लाख शुक्र अदा किया कि मारिया की अक्लमंदी और हिम्मत ने उन पर मुसीबत आते आते टाल दी। अगर वो ये काम ना करती और रस्सों का पुल ना काटती तो उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। उनका सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। शाम तक दामन में उसी तेज़ रफ्तार नदी के किनारे पड़ाव डाल दिया। नदी में पहाड़ों का शफाफ पानी शोर मचाता, पत्थरों से टकराता, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बहता चला जा रहा था। उन्होंने फासले फासले पर बिस्तर लगा लिए। यहाँ मौसम बहुत ठंडा हो गया था। आग जलाकर उन्होंने खाना पकाया। खाना खाकर स्वांग अंबर और नाग से बातें करने लगा। नाग ने यहाँ भी खाना छुपाकर चुपके से दूर बैठी हुई मारिया को दे दिया। स्वांग कह रहा था, अभी 7 रोज़ का सफ़र बाकी है। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो ख्याल है कि सफ़र 6ठे रोज़ ही ख़त्म हो जाएगा और हम चीन के दारुल हुकूमत कैथे पहुँच जाएंगे। अंबर बोला, मुझे यकीन है कि हमारा सफ़र जल्द ख़त्म हो जाएगा। स्वांग ने पूछा, ये नाग उधर बैठा क्या कर रहा है? मालूम होता है वो किसी से बातें कर रहा है। अंबर ने जल्दी से कहा, उसकी आदत है कि वो खाना खाकर कुछ देर अलग जाकर बैठ जाता है और अपने आप से बातें करता रहता है। स्वांग ने कहा, जब भी मैं हैरान था कि हर दफ़ा खाने के बाद अलग जाकर क्यों बैठ जाता है और किससे हल्की हल्की सरगोशियों में बातें करता रहता है। अंबर बोला, मैं खुद इसकी आदत से कभी तंग आ जाता हूँ, मगर 1000 बार मना करने पर भी इसकी यह आदत दूर नहीं हुई। अच्छा, मैं उसे जाकर बुलाता हूँ। अंबर उठकर नाग के पास गया और बोला, नाग भाई, अब मारिया बहन से बातें बंद कर दो। स्वांग को खामखा कहीं शक ना हो जाए। मारिया बहन, तुम भी अब आराम से सो जाओ, सुबह नाश्ते के वक्त मुलाकात होगी। मारिया ने कहा, अंबर भाई, मैंने गायब होकर आपको भी मुसीबत में फंसा दिया है। मैं खुद भी तंग आ गई हूँ, मगर क्या करूँ? अब ये बात मेरे बस में नहीं रही। खुदा जाने जादूगर ने कौन सा काला इल्म पढ़कर मुझ पर फूंका कि सबको देखती हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता। जिस शय को हाथ में लेती हूँ गायब हो जाती है। अंबर ने कहा, ऐसा ना कहो मारिया बहन, इस वक्त तुम्हारा गायब होना हमारे लिए बड़ी रहमत का बायस है। अगर तुम गायब ना होती तो खाकान हमें पकड़ लेता और हम पर एक नई मुसीबत आ जाती। अभी तो तुम कुछ अरसा गायब ही रहो तो अच्छा है। चलो नाग, वापस स्वांग के पास चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि उसे हम पर अभी से किसी किस्म का शक पड़े। चलो भाई। अच्छा मारिया बहन, अब तुम आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। शब बखैर। अंबर और नाग उठकर स्वांग पुजारी के पास आ गए, जो आग के पास खाना खाने के बाद लेटा ऊँघने लगा था। अंबर और नाग भी उसके करीब ही कंबल ओढ़कर लेट गए। थोड़ी देर बाद तीनों गहरी नींद सो चुके थे। उधर मारिया को भी नींद ने आ लिया और वो भी कंबल ओढ़े सो रही थी।
दोस्तों ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।